हेलो एवरीवन। तो आशा करते हैं आप सभी लोग अपने घरों में होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी को बूस्ट कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था ग्राइंडिंग के बारे में, इस चैप्टर से हम क्लास से स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सरफेस फिनिश के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं जो आज का युग है इंडस्ट्रियल का युग है। इसमें बहुत सारी मशीनें होती हैं जिसमें बहुत सारे पुर्जे लगे होते हैं। कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिनमें हमें फिनिश की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, बट उसमें कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं जिसपे बहुत अधिक फिनिशिंग की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो फिनिशिंग होती है डिपेंड करती है कि उसका प्रयोग हम किस पार्ट का प्रयोग कहाँ पर कर रहे हैं, उसका यूज क्या है, उसके ऊपर उसकी रफनेस या स्मूथनेस डिपेंड करती है। उसकी फिनिशिंग उसके कार्य के अनुसार डिपेंड करती है। तो कोई भी सरफेस है उस पर जो रफनेस है और स्मूथनेस है उसके बीच का जो संबंध होता है, इसी को हम सरफेस फिनिश के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं सरफेस फिनिश से संबंधित जो टेक्नोलॉजीज होती है, जो प्रयोग की जाती है, उसमें उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि सरफेस फिनिश क्या होती है। तो सरफेस फिनिश किसी भी सरफेस पार्ट की सरफेस पर स्मूथनेस और रफनेस के मध्य का जो संबंध होता है वही क्या कहलाती है, उसकी सरफेस फिनिश कहलाती है। ऐसे बहुत सारे टर्म प्रयोग किए जाते हैं, पहले उसे देख लेते हैं जिससे एज इट इज क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला पूछा जाता है कि सरफेस क्या होती है। फिर कोई भी जॉब है, कोई भी पार्ट है, तो उसकी सरफेस क्या है। तो सरफेस जैसे मान लीजिए ये आपका बोर्ड है और ये दीवार है, तो ये बोर्ड और दीवार को जहां से अलग कर रहा है वही उसका क्या है, सरफेस है। तो कह सकते हैं किसी जॉब की वह सीमा जो उसे किसी दूसरे जॉब या पदार्थ से अलग करती है वही उसकी क्या कहलाती है, सरफेस कहलाती है। जैसे हमने देखा कि जो बोर्ड है इसकी सरफेस कहाँ तक है, यहीं तक है, इसके बाद क्या हो जाती है, दीवार चालू हो जाती है। तो ये जो सीमा है ये क्या कर रही है, इसको इस दीवार से अलग कर रही है, तो वही उसकी क्या कहलाएगी, सरफेस कहलाएगी। दूसरा आता है प्रोफाइल के बारे में। तो प्रोफाइल क्या है, किसी सरफेस की रूपरेखा को उसकी प्रोफाइल कहते हैं। वो सरफेस किस प्रकार से है, जिस प्रकार की सरफेस होती है वही उसकी क्या कहलाती है, प्रोफाइल या फिर रूपरेखा कहलाती है। फिनिश है, स्मूथ है, किस तरीके से है, वही उसकी क्या कहलाती है, प्रोफाइल कहलाती है। नेक्स्ट आता है सरफेस टेक्सचर। इससे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सरफेस टेक्सचर क्या होता है। तो जाप के रफनेस की सीमा को दर्शाना ही क्या कहलाता है, सरफेस टेक्सचर कहलाता है। कोई भी जॉब है उसकी सरफेस पे कितनी रफनेस है वही क्या कहलाती है, उसकी सरफेस टेक्सचर कहलाती है। अब सरफेस टेक्सचर को अकॉर्डिंग टू रफनेस के अनुसार हम क्या करते हैं, दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। देख लेते हैं, होता है प्राइमरी टेक्सचर, एक होता है सेकेंडरी टेक्सचर। ठीक है। जो प्राइमरी टेक्सचर होता है इसमें क्या आता है, कटिंग टूल के कारण उत्पन्न रफनेस को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी टेक्सचर कहते हैं। जो भी हम कटिंग टूल प्रयोग कर रहे होते हैं, ड्रिल है, रीमर है, फाइल है, ठीक है, स्क्रेपर है, तो उसके कारण उसके कटिंग एज के कारण जो सरफेस पर जो स्क्रैच उत्पन्न होती है, जो रफनेस उत्पन्न होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी टेक्सचर के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इसको हम माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर भी कहते हैं। ठीक है। दो होता है, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। तो माइक्रो मतलब बहुत सूक्ष्म, बहुत कम। तो जो प्राइमरी टेक्सचर होता है या कटिंग टूल के कारण जो उत्पन्न होती है रफनेस, उसे हम माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर के नाम से भी जानते हैं। भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कटिंग टूल द्वारा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं, जो मशीन के द्वारा उत्पन्न होता है उसे मैक्रो कहते हैं। देखते हैं दूसरा सेकेंडरी टेक्सचर को। सेकेंडरी टेक्सचर में क्या आता है, मशीन के कारण जो उसमें उत्पन्न होती है विषमता। जैसे मान लीजिए ड्रिल मशीन है और कोई भी मशीन से वाइब्रेशन वगैरह होती है, पिले होती है, मशीन में भी कुछ खराबी होती है, तो उसके कारण जो सरफेस पर जो रफनेस उत्पन्न होती है, स्क्रैचेस उत्पन्न होते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं, सेकेंडरी टेक्सचर के नाम से जानते हैं। ठीक है। या इसी को हम माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर के नाम से जानते हैं। एरर होती है, थोड़ी बड़ी बड़ी होती है, थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसे हम मैक्रो कहते हैं। जो माइक्रो होता है काफी छोटा छोटा होता है, टूल से कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखते हैं रफनेस क्या होता है। तो कोई भी जॉब की सरफेस है उस पर कटिंग टूल के कारण उत्पन्न विषमताएं। अब वो विषमताएं कैसी होती हैं, उभार व दबाव, जिसे हम इंग्लिश में हिल्स और वैलीज के नाम से जानते हैं। जैसे कि कुछ इस प्रकार से हो सकता है, हिल्स और वैलीज। यहाँ पर जो उठा हुआ स्थान है वो हिल्स हो गया, जो दबा हुआ स्थान वो क्या हो गया, वैलीज हो गया। तो कोई भी सरफेस है उस पर जो दबाव के निशान
जो उभरे हुए निशान होते हैं, हिल्स और वैलीज होती हैं, उसी को हम रफनेस के नाम से जानते हैं। किससे उत्पन्न होती है? बेसिकली कटिंग टूल के कटिंग एजेस के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आता है इसमें रफनेस स्पेसिंग। तो कोई भी जो रफनेस होती है उसके उभार व दबाव के मध्य जो औसत रिक्त स्थान होता है, जो गैप होता है, उसी को क्या कहते हैं? हम रफनेस स्पेसिंग कहते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका हिल्स और ये हो गई आपकी वैलीज। अब इन दोनों के मध्य यहाँ थोड़ा क्या है, कुछ गैप होगा, कुछ स्थान होगा, रिक्त स्थान होगा, तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं? रफनेस स्पेसिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है बेबीनेस। बेबीनेस क्या होती है? मशीन के कारण उत्पन्न अधिक चौड़ी विषमता होती है। जो भी मशीन के कारण अगर कुछ खराबी होगी उसमें जो रफनेस उत्पन्न होगी वो काफी ज्यादा लंबी चौड़ी होगी। तो ऐसी विशेषताओं को जो कि अधिक चौड़ी विषमताएं होती हैं, कह सकते हैं काफी ज्यादा उभार व काफी अधिक दबाव होता है, तो उसे हम जानते हैं बेबीनेस के नाम से। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये आपकी बेबीनेस रफनेस है, हिल्स वैलीज कुछ इस प्रकार से ज्यादा उत्पन्न हो रही है, तो इसे जो हिल्स है, जो वैलीज है, इसे हम क्या कहेंगे? बेबीनेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? काफी अधिक चौड़ी विषमता होती है। एज इट इज एग्जाम में पूछा जाता है कि सरफेस पर उत्पन्न अधिक चौड़ी विषमता को किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम बेबीनेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक हिल्स से लेकर के एक वैलीज के मध्य यहाँ पर अधिक चौड़ी विषमताओं के मध्य जो गैप होता है, जो रिक्त स्थान होता है, उसे हम जानते हैं बेबीनेस स्पेसिंग के नाम से। ठीक है, अधिक चौड़े उभार व दबाव के मध्य का जो औसत स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, उसे बेबीनेस स्पेसिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लॉज। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो वह विषमता जो एक स्थान पर कहीं कहीं दिखाई पड़ती है, मतलब रेगुलर नहीं होती है, इसका कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है, ये क्या होता है? कहीं पर दिखाई देती है, कहीं पर दिखाई नहीं देती है। तो ऐसी विषमताओं को हम क्या कहते हैं? फ्लॉज के नाम से जानते हैं। जैसे कि इसमें आता है स्क्रैच हो गया, रिच हो गया। ठीक है, कहीं पर इसके ज्यादा सा स्क्रैच हो गया, कहीं कम स्क्रैच हो गया, ये निरंतर नहीं होती है। ठीक है, ये कैसे होती है? बेसिकली ये सरफेस पर चोट वगैरह मारने से, उस पर हैमरिंग करने से या अन्य विधियों से चोट पहुंचाने से, गिर जाए आपके हाथ से वर्कपीस, उस पर चोट लग जाए, तो इसके कारण ये सारी विषमताएं उत्पन्न होती हैं। तो इसे हम जानते हैं फ्लॉज के नाम से। कहीं कहीं होती हैं, किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करती हैं। नेक्स्ट आता है सैंपलिंग लेंथ। सैंपलिंग लेंथ क्या है? जॉब की जितनी लंबाई में हम सरफेस पर ऊंचे नीचे स्थान को मापते हैं, या कह लीजिए जितनी लंबाई में हम क्या करते हैं? हिल्स और वैलीज का मेजरमेंट करते हैं, उसका आकलन करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? उसकी सैंपलिंग लेंथ कहलाती है। जैसे ये पूरा आपका हो गया सरफेस, अब इस पूरे सरफेस में हम क्या कर रहे हैं? केवल इतने से स्थान को ले रहे हैं, इतने में देख रहे हैं कितनी सारी हिल्स वैलीज हैं, तो यही इसकी क्या कहलाएगी? सैंपलिंग लेंथ कहलाएगी। जितने में हम सरफेस पर मेजरमेंट करेंगे वही उसकी क्या कहलाएगी? सैंपलिंग लेंथ कहलाएगी। नेक्स्ट इसमें आता है ले। ले क्या होता है? जिस दिशा में जॉब की सरफेस पर फिनिशिंग की जाती है उसे हम ले के नाम से जानते हैं। कोई भी सरफेस है तो फिनिशिंग आप किस दिशा में कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, वही जो डायरेक्शन होती है फिनिशिंग की, उसी को ले के नाम से जाना जाता था। डायरेक्शन ऑफ फिनिशिंग इज कॉल्ड ले। अब ये कई प्रकार की हो सकती है, जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई सरफेस है। अब इस सरफेस पर अगर हम क्या कर रहे हैं? इसे सरफेस के इस तरीके से फिनिशिंग कर रहे हैं लंबवत रूप में, तो ये ऐसे दर्शाया गया है, लंबवत का ये चिन्ह हो गया। ठीक है, कि लंबवत दिशा में फिनिशिंग की गई है। इसके विपरीत जो दूसरा दर्शाया गया समानांतर का, ये जो सरफेस है, हम सरफेस के क्या कर रहे हैं? समानांतर में, इसके पैरेलल में ही फिनिशिंग कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी? पैरेलल फिनिशिंग का साइन हो गया। जो तीसरा यहाँ क्रॉस वाला दर्शाया गया, क्रॉस को हम समझ लेते हैं, तो क्रॉस होगा कुछ इस तरीके से होगा। अगर हम इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करते हुए फिनिशिंग कर रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं? हम क्रॉस फिनिशिंग, क्रॉस ले कहते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टी डायरेक्शन, जिसमें कई सारे दिशाओं से फिनिशिंग की जाती है। ठीक है, कई सारे दिशाओं से फिनिशिंग की जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? मल्टी डायरेक्शनल फिनिशिंग कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है इसमें एक सेंटर वाला। सेंटर में क्या होता है? यहाँ हम क्या करते हैं? सेंटर से फिनिशिंग करना, कुछ इस प्रकार की जो फिनिशिंग होती है वो सेंटर की कहलाती है। ले इसके डायरेक्ट प्रदर्शन के लिए हम इसको सी से डिनोट करते हैं। एक होता है रेडियस वाला, तो रेडियस में क्या होती है? कुछ इस प्रकार की फिनिशिंग की जाती है, यहाँ से रेडियस में, यहाँ से रेडियस में, और रेडियस बनाते हुए जो फिनिशिंग की जाती है वो उसकी क्या कहलाती है? रेडियस फिनिशिंग कहलाती है।
सॉरी फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल इशू थी, लाइट की प्रॉब्लम थी। देखते हैं आइए इससे आगे। तो हमने देखा कि जिस भी दिशा में जॉब की फिनिशिंग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ले कहते हैं। ले मतलब फिनिशिंग डायरेक्शन, जिस दिशा में भी हम फिनिशिंग करेंगे डिपेंड करती है। परपेंडिकुलर है तो इस तरीके से, सॉरी लंबवत है तो इस तरीके से, पैरेलल है तो इस तरीके से, क्रॉस का, फिर ये मल्टी डायरेक्शनल का, फिर हो गया सेंटर से फिनिशिंग, हो गया रेडियस से फिनिशिंग। तो डिफरेंट टाइप है डायरेक्शन ऑफ ले के। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम ग्रेड ऑफ सरफेस फिनिश, कि सरफेस फिनिश के कौन कौन से ग्रेड होते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसे कैसे हम दर्शाते हैं, जो कि एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। तो बताया गया कि रफनेस के 12 ग्रेड होते हैं, 12 ग्रेड N1 से लेकर N12 तक हम रफनेस को बांटते हैं। रफनेस वैल्यू का अगर मेजरमेंट की बात की जाए, उसे हम मापते कैसे हैं, तो इसका मात्रक होता है माइक्रोन्स के द्वारा, इसे हम दर्शाते हैं माइक्रोन में। एक माइक्रोन की वैल्यू होती है 0.001 mm, ठीक है, मतलब 0.001 mm की वैल्यू बराबर होती है एक माइक्रोन के। आइए देखते हैं रफनेस ग्रेड के बारे में। यहाँ पर आपको 3 कॉलम दिखाए गए, एक होगा रफनेस ग्रेड का नंबर कौन सा N1 से N12 तक, दूसरा उसकी रफनेस की वैल्यू कितनी होती है, और तीसरा रफनेस को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, उसका साइन कैसे होता है। तो N1 के लिए क्या होता है, रफनेस की वैल्यू 0.025 माइक्रोन होती है, ठीक है। N2 के लिए 0.05 माइक्रोन, N3 के लिए 0.1 माइक्रोन। ये जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है ये किसमें है, माइक्रोन में है। अब N1, N2 और N3 को दर्शाने के लिए हम 4 त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 4 उल्टे त्रिभुज बने हुए हैं N1, N2, N3 को दर्शाने के लिए। ये जो वैल्यू होती है N1 की वैल्यू हमें केवल याद रखना है 0.025, इसके बाद इसको हमें डबल करते हुए जाना है। जैसे N2 के लिए डबल कर दिए 0.05 आ गया, N3 के लिए इसको डबल कर दिए 0.1 आ गया, N4 के लिए इसको डबल कर दिए 0.2 आ गया, N5 के लिए फिर डबल 0.4, N6 की वैल्यू 0.8। अब N4, N5, N6 को हम दर्शाते हैं 3 त्रिभुजों के द्वारा। 3 उल्टे त्रिभुज बना के हम N4, N5 और N6 को दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। N7 के लिए फिर इसको 0.8 को डबल कर दो 1.6, N8 के लिए 1.6 को डबल को 3.2 आ जाएगा, N9 की वैल्यू 6.3 आ जाएगी। N7, N8, N9 को हम दर्शाते हैं 2 त्रिभुजों के द्वारा, 2 उल्टे त्रिभुज बने होते हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है N7 और N8, ध्यान रखना है, पूछा जाता है 3.2 माइक्रोन की वैल्यू किस रफनेस ग्रेड के नंबर के बराबर होती है, तो वो N8 के बराबर होती है। या पूछा जाता है N7 की वैल्यू कितनी होती है, तो N7 की वैल्यू 1.6 माइक्रोन के बराबर होती है। नेक्स्ट आता है N10, N10 के लिए 12.5, N11 25, N10 और N11 को हम कैसे दर्शाते हैं, एक त्रिभुज के निशान के द्वारा दर्शाते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट है N12, इसको हम कितनी वैल्यू होती है 50 माइक्रोन इसकी वैल्यू होती है। और इसको दर्शाने के लिए एक सीधे से सिंबल, एक कह लीजिए एक रफनेस का एक सीधा सा सिंबल बना दिया जाता है कुछ इस तरीके से। ये सबसे अधिक रफ सरफेस को दर्शाता है, बिना मशीन की हुई सरफेस भी आप कह सकते हैं, ठीक है। बट जो आजकल के क्वेश्चन है कुछ अदर तरीके से पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाता है कि जो N12 है या 50 माइक्रोन, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू 80 माइक्रोन से ऊपर होती है। फिर N10 और N11 की वैल्यू कितनी होती, एक त्रिभुज है तो एक त्रिभुज की वैल्यू कितनी होगी, तो एक त्रिभुज की वैल्यू होती है ये 40 से लेकर के 80 माइक्रोन तक की। और अगर दो त्रिभुज की वैल्यू पूछी जाए तो जो दो त्रिभुज की वैल्यू होती है ये होती है 16 से लेकर के 40 माइक्रोन तक। तीन त्रिभुज की वैल्यू पूछी जाए तो ये होती है आपकी एग्जैक्ट 16 माइक्रोन। और चार त्रिभुज की वैल्यू पूछी जाए तो ये 16 माइक्रोन से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। 16 माइक्रोन से कम होगी तो चार त्रिभुज की वैल्यू होती है। बेसिकली आपको इसी को ध्यान रखना है, N1 की वैल्यू 0.025, इसी को डबल करते जाएंगे तो आगे वैल्यू प्राप्त होती जाएगी। या फिर N12 की याद रख सकते हैं 50 माइक्रोन, फिर उधर से आप रिवर्स करते आएंगे, 2 से डिवाइड करते आएंगे तो नीचे वाली वैल्यू आपको मिलती जाएगी, ठीक है। N1, N2, N3 को 4 त्रिभुज से, N4, N5, N6 को 3 त्रिभुज से, N7, N8, N9 को 2 त्रिभुज से, N10, N11 को 1 त्रिभुज से, N12 को एक सिंपल सा रफनेस के तीर द्वारा हम दर्शा देते हैं। तो ये था रफ सरफेस फिनिश के ग्रेड्स के बारे में।
नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ इंडिकेटिंग सरफेस रफनेस, कि सरफेस रफनेस को दर्शाने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, कैसे दर्शाते हैं। तो सरफेस रफनेस को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, ये मान लीजिए आपकी कोई सरफेस है, ठीक है। सरफेस पर क्या करते हैं, एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन लेके इन दोनों को हम 60 डिग्री पर खींच देते हैं, ठीक है। 60 डिग्री पर एक छोटा लाइन एक बड़ा लाइन खींचकर हम सरफेस रफनेस के चिन्ह को दर्शाते हैं, ठीक। अब यह इस पर हमें क्या करना हो, मशीनिंग के द्वारा धातु को हटाना हो, तो इस सरफेस रफनेस में क्या करते हैं, एक लाइन से द्वारा, एक छोटी सी लाइन के द्वारा हम छोटे वाले टांग को बड़े टांग से क्या करते हैं, मिला देते हैं। अगर इस प्रकार का आपका सिंबल बना हुआ है, छोटे और बड़ी लाइन को एक लाइन से मिला दिया गया, तो इसका मतलब है कि मशीनिंग के द्वारा धातु को हटाना है। वो मशीनिंग कोई भी हो सकती है, दिया जाएगा आगे। अब नेक्स्ट है, अगर मशीनिंग के द्वारा धातु को हटाना मना हो, तब जो सरफेस दी गई है उससे आपको धातु को नहीं हटाना है, तो क्या करते हैं, इन दोनों जो छोटी और बड़ी टांग होती हैं इसके बीच में एक वृत्त बना दिया जाता है, एक छोटा सा सर्किल बना दिया जाता है इन दोनों के बीच के। इसका मतलब क्या होता है कि मशीनिंग से धातु को हटाना मना है। चौथा क्या आता है इसमें, जब कोई आपको विशेष सरफेस रफनेस दी जाती है, कोई विशेष सरफेस विशिष्टता दी जाती है कि इसी के द्वारा हमें सरफेस फिनिश करना है या ऐसी हमें फॉलो करनी है फिनिशिंग प्रोसेस, तो वहां पर क्या करते हैं, जो बड़ी वाली टांग होती है उस टांग से हम एक उसको थोड़ा सा लंबा सा लाइन खींच देते हैं, ठीक है। छोटी टांग हमारी वैसे रहती है, बड़ी वाली टांग से हम क्या करते हैं, उसे एक लंबी सी रेखा आगे की तरफ खींच देते हैं। तो ये क्या दर्शाती है कि कोई विशेष सरफेस की विशेषता को ये दर्शाती है। नेक्स्ट आता है, अगर हमें सरफेस रफनेस की अधिकतम व न्यूनतम वैल्यू दी गई हो तो उसे कैसे दर्शाएगी, कि मतलब मैक्सिमम आप इतने तक, मिनिमम इतने तक फिनिशिंग करना है। तो जो छोटी और बड़ी टांग है इसके बीच में हम पहले ऊपर अधिकतम वैल्यू को A1 से दर्शा दिए हैं और नीचे A2 से न्यूनतम वैल्यू को दर्शा दिए हैं। तो इस प्रकार अगर बना हुआ है चिन्ह, तो इसका मतलब है सरफेस की अधिकतम और न्यूनतम रफनेस की वैल्यू को दर्शाती है। कुछ ऐसी भी कंडीशन होती है जिसमें केवल सरफेस रफनेस की एक ही वैल्यू दी जाती है, तो उसको दर्शाने के लिए केवल हम A1 का प्रयोग कर देते हैं, A1 लिखा होता है। इस कंडीशन में इस A1 की वैल्यू को ही सरफेस रफनेस की अधिकतम वैल्यू कंसीडर किया जाता है, माना जाता है कि जो ये वैल्यू दी गई है यही सरफेस रफनेस की अधिकतम वैल्यू है। तो ये कुछ चीजें थी दिखाने के लिए। इसमें ज्यादा से ज्यादा होता है कि मशीनिंग से धातु को हटाना मना है तो ये वाला सिंबल दिखाया जाएगा, सॉरी मशीनिंग के द्वारा धातु को हटाना है तो ये वाला सिंबल, और अगर धातु हटाना मना है तो उसके लिए क्या करते हैं, वृत्त वाला बीच में सिंबल बना देते हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं पोजीशन ऑफ स्पेसिफिकेशन इन सिंबल। तो सरफेस रफनेस के कई सारे सिंबल होते हैं, उसकी पोजीशन कहाँ पर होती, कैसी होती है, ये देखते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर एक क्या किया गया है, सरफेस रफनेस का सिंबल बनाया गया है। यहाँ पर A B C D E और F को दर्शाया गया है। इसकी पोजीशन को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर A क्या दर्शा रहा है, A का मतलब है रफनेस की वैल्यू। अब वो रफनेस की वैल्यू या फिर रफनेस का ग्रेड को भी दर्शा सकते हैं, N1 से लेके N12 तक। तो ये क्या दर्शाता है, उसके सरफेस रफनेस की वैल्यू या फिर ग्रेड को दर्शाता है। इसके बाद B क्या दर्शाता है, B दर्शाता है प्रोडक्शन का मेथड, किस विधि से उसको बनाया गया है या फिर कौन सी ट्रीटमेंट की उस पर प्रोसेस की गई है या फिर कौन सी कोटिंग की प्रोसेस की गई है। तो ये प्रोडक्शन मेथड या ट्रीटमेंट या कोटिंग को दर्शाने का कार्य करता है बी लेटर। इसके बाद यहाँ पर हमको मिल जाता है सी। सी क्या दर्शाता है, सैंपलिंग लेंथ दर्शाता है। लेंथ मतलब कितनी लंबाई में हम उसको वैल्यू की गणना कर रहे हैं हिल्स वैल्यूज की, तो वो दर्शाता है सी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है डी, इधर लाइन के नीचे की तरफ। डी का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ ले, किस दिशा में फिनिशिंग की जा रही है। जैसे कि यहाँ हमने दिशाओं के बारे में चर्चा की थी, तो जो भी डायरेक्शन ऑफ फिनिशिंग होगी वो यहाँ पर दर्शाई जाएगी। नेक्स्ट आता है ई, यहाँ पर मशीनिंग के लिए अलाउंस, कि मशीनिंग करते समय आपको अलाउंस कितना दिया जाता है, छूट कितनी दी जाती है, उसको दर्शाने के लिए ई लेटर का प्रयोग किया जाता है, उसको हम यहाँ पर दर्शाते हैं। नेक्स्ट, अगर और कोई इससे छूट गया, कोई और रफनेस की वैल्यू है, अदर रफनेस वैल्यू है, तो उसको क्या करते हैं, एफ लेटर के द्वारा यहाँ पर हम ब्रैकेट में इसको दर्शाते हैं। तो यह था कि सरफेस रफनेस में जो विभिन्न टर्मिनोलॉजी प्रयोग की जाती है उसको कहाँ दर्शाया जाता है, उसकी पोजीशन क्या होती है। तो इस वीडियो में हमने जाना कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं लैपिंग होनी, इस सब के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।